इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। मित्रों, आज हम पेगासस से रिलेटेड जो कहानी येलो पेजेस के माध्यम से देखी जा रही है वो आप सबके सामने है। जैसे पुराने समय में येलो पेजेस होता था, डायरेक्टरी होती थी, वहाँ से कुछ लोगों के नाम नंबर उठाकर, जिससे उनका घर पता ये सब आपको पता लगे, उनके नाम नंबर उठाकर एक लिस्ट बनाई जाए और उस लिस्ट को सर्कुलेट करके पार्लियामेंट को डिसरप्ट किया जाए, पार्लियामेंट में हुड़दंग मचाया जाए। और आज जो टीएमसी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में किया, वो बहुत ही शर्मनाक है। और ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से कुछ मिथिकल कैरेक्टर हैं हैरी पॉटर में, वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, उसी तरीके की हरकतें इन लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर की हैं। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि कुछ येलो पेज से येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग उनका साथ दे रहे हैं। आपको समझना होगा कि एमनेस्टी ने इस लिस्ट को इनकार किया है कि इस लिस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है और ये लिस्ट कोई असली लिस्ट नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। बार बार शब्द इस्तेमाल अलेज्ड है, यानी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अपना पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये फोर्जरी और डेफेमेशन का केस सीधे तौर पे बनता है। दूसरी बात, एनएसओ जो कंपनी है इजरायली, जिसका ये प्रोडक्ट है पेगासस, उसका साफ शब्दों में एक डिनायल आया है कि ये हमारे कस्टमर से बिल्कुल कनेक्टेड लिस्ट नहीं है और इसका कुछ लेना देना नहीं है। तीसरी बात है कि भारत के अंदर अगर कहीं भी टैपिंग होती है या जब निगरानी की जाती है, तो वो अपराधियों के ऊपर, जैसे माओइस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, जो कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी की हरकतें जहाँ होती हैं, उसकी एक बिल्कुल ऑथोराइज प्रोटोकॉल है। उसमें बल्कि बहुत सीनियर लोगों के उसमें हस्ताक्षर होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके तमाम लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं, और उसी के आधार पर इस तरीके का काम कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर कुछ समय पर किया जा सकता है। भारत को लगातार बदनाम करने की ये कोशिश है, और इस प्रयास के कुछ कारण आप सबके सामने होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत गलत तरीके से भारत में स्थित जो भारतीयों का डाटा है, उसका गैर जिम्मेदार और गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है। और इसी कारण से भारत सरकार ने एक जेपीसी का गठन किया था, जिसको डाटा प्रोटेक्शन की जेपीसी कहा जाता है, पीडीपी, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, और उसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। उस रिपोर्ट पे हस्ताक्षर भी हो चुके थे, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिक में आ नहीं पाई, क्योंकि लगातार कोरोना महामारी का जंजाल सबके जीवन में रहा, और साथ ही देश में इलेक्शन होते रहे, फिर कैबिनेट रीशफल हुआ, और उन सब के चलते उसकी जो एडॉप्शन है वो डिले हुई। लेकिन वो रिपोर्ट तैयार है, और अभी स्पीकर साहब ने किसी को अपॉइंट करना है उसको एडॉप्ट कराने के लिए भी। तो भारत सरकार बहुत सीरियस है अपने लोगों के डाटा को लेकर और डाटा प्रोटेक्शन को लेकर, लेकिन वो समय अनुसार काम किसी वजह से डिले रहा। दूसरा पक्ष है कि अभी संसद का सत्र चल रहा है, जिसमें लोगों के हित में लाने वाली बहुत सारी चीजें, कानून, नियम भारत सरकार लाना चाहती थी, और उसको किसी तरीके से उसमें व्यवधान डाला जाए। इसी के चलते इस तरीके की हरकत पार्लियामेंट को नहीं चलने देने का काम किया जा रहा है। तीसरी चीज है कि पार्लियामेंट के चलते, चाहे कोविड की सिचुएशन थी, चाहे अन्य विषय थे, जिसपे लगातार एक भयंकर नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया, जहां पर राज्य सरकारों की अपनी जिम्मेवारी और मुंह मोड़ने वाली हरकतें सब जनता के सामने ना आए और उन विषयों पे बहस ना हो पाए। इस कारण से भी एक गुमराह करने का, जनता को गुमराह करने का ये प्रयास है। लगातार भारत के लोकतंत्र के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है और भारत को इंस्टीट्यूशनली कमजोर करने का प्रयास है। येलो पेजेस या जिसमें घर की लोकेशन पता चले, उस तरीके की सर्विसेज का एक डाटा लीक कर दिया जाए
और उसके आधार पर पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जाए, कहाँ का न्याय है। जैसे मिथिकल कैरेक्टर है झूठ मूठ के मन घड़ंत, उसी तरीके से वोल्डेमॉर्ट, डार्थ वेडर, ऐसे कुछ डार्क कैरेक्टर्स हैं। उसी हिसाब से लगता है कि टीएमसी और कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट, जनता की आवाज देश की संसद में ना उठ पाए, जनता के मन की आवाज और जनता के फायदे की बातें ना हो पाए, इसीलिए ये लोग डिसरप्ट कर रहे हैं। आपको ये जो टाइमलाइन है इसको सही मायने में समझना होगा, क्योंकि इस टाइमलाइन को ही सामने रखते हुए इनकी स्पष्ट रूप से हरकतें सामने आएंगी। आज की जो हरकत है वो आप सबको पता होनी चाहिए कि संसद में जब मंत्री अपना बयान पढ़ रहे थे तो उस कागज को उनके हाथ से छीनकर फाड़ा गया एक टीएमसी के नेता के द्वारा। और उससे पूर्व में जब प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन संसद में देने को खड़े हुए तो शोर मचाकर उस इंट्रोडक्शन तक को नहीं दिया गया, जहां पे बहुत सारे SC ST वर्ग के लोग, OBC वर्ग के लोग, असलियत में जो दलित पीड़ित, जिनको भारत के समाज ने न्याय देने में देर की, उन लोगों को उस उच्च स्थान तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत की संसद में सबसे अधिक महिला मंत्री बनकर आई और उनका भी इंट्रोडक्शन नहीं होने दिया। तो ये सब जो नैरेटिव है, भारत के पक्ष में नैरेटिव ना बन पाए बल्कि भारत के खिलाफ नैरेटिव खड़ा हो, इस झूठ मूठ की राजनीति को विपक्ष के लोग बढ़ावा दे रहे हैं और भारत के मान सम्मान को गिराने का काम कर रहे हैं। साथ ही भारत के अंदर जो भारत के लोगों के संबंधित डाटा है और उससे रिलेटेड कानून जो है वो ना बन पाए, क्रेडिबिलिटी सरकार की गिरे लोगों की नजर में, उसी को लेकर ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इस षड्यंत्र से सिर्फ बचने की जरूरत नहीं है बल्कि आगाह होकर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जुड़े कोई प्रश्न हो तो आप साधारण मैम, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, मतलब आप लोग जो ये कह रही है ये काल्पनिक लिस्ट है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के अपने बयान से पीछे हटने से की वजह से, या फिर आप लोगों के पास कुछ एविडेंस बेस्ड? हमारे देखिए, एविडेंस हमारे पास कैसे होगा? आप एक लिस्ट बना के ले आइए तो एविडेंस आपने देना है, मैंने नहीं देना। ओनस उस व्यक्ति के ऊपर है जिसने ये लिस्ट बनाई। तो जो फॉरबिडन स्टोरी है, ये फॉरबिडन स्टोरी के ऊपर ओनस है कि वो लिस्ट सही है, उसको वो प्रूव करें, मेरे ऊपर नहीं है। पहली चीज कानूनी रूप से, और कानूनी रूप से एमनेस्टी के बयान से ये साबित होता है कि ये क्राफ्टेड लिस्ट है, ये झूठ मूठ की बनाई हुई लिस्ट है। तो झूठ मूठ की लिस्ट जिन लोगों ने बनाई है उसके आधार पर, जब आपका जो फाउंडेशन है, आधार है, वो एमनेस्टी का बयान है, आपका आधार फॉरबिडन स्टोरी है, वही अपनी लिस्ट प्रूव नहीं कर पा रहे, तो ये फैब्रिकेशन और ये कॉन्कॉक्शन के लिए आप जिम्मेवार है। फोर्जरी का केस तो आप पे बनता है, और पेगासस की जो बनाने वाली कंपनी है वो NSO आपके ऊपर डेफेमेशन का केस भी कर सकती है। हिमांशु रिपब्लिक। मैम, सीधा सीधी बात ये, जैसा कि आपने कहा कि ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है और जैसा कि आपने कहा कि इनके ऊपर केस भी किया जा सकता है, तो भारत सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इसमें छवि धूमिल हो रही है, भारत सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है, तो क्यों नहीं भारत सरकार की तरफ से कुछ जांच हो जाए या कोई FIR दर्ज हो, कुछ एक्शन? मुझे देखिए, इस तरीके की चीजों में एनर्जी वेस्ट, मेरे हिसाब से ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है। भारत सरकार को भारत के लोगों के पक्ष में जो कानून लाना है और भारत के लोगों के पक्ष में जो जो काम करना है वो भारत की सरकार करेगी। एक झूठे नैरेटिव के ऊपर मैं अपनी सारी ताकत व्यस्त करूं और जो काम करने वाले हैं वो काम ना करूं, तो ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। बाकी जैसी जरूरत होगी वो समय अनुसार वो किया जाएगा। विकास चंद्रा, एक मिनट। मेरा सवाल है कि बार बार विपक्ष की तरफ से, खास तौर पर कांग्रेस और BJP की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि वो सॉफ्टवेयर ली है या नहीं ली है, उसके पास है या नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे जब टेररिस्ट और लेफ्टिस्ट से डील करना है, माओइस्ट से डील करना है, मैं कौन सी सॉफ्टवेयर पे क्या काम कर रही हूं मैं आपको बताऊंगी? मैं आतंकवादियों का साथ दूंगी? आप आतंकवादी के साथ हैं, ISI के साथ हैं, किसके साथ हैं? ये पहले कांग्रेस क्लियर करे।
मैंने कौन सी सॉफ्टवेयर यूज की है या मैं क्या चीजें इस्तेमाल करती हूं वो मैं पब्लिक में बताऊंगी। वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जी। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट क्या पब्लिक में स्टिकर लगा के लगाया जाएगा ताकि उससे बचने का रास्ता ढूंढा जाए? आप अपना बताइए। ये लिस्ट गलत है, ये सब कुछ गलत है, ये सब झूठ है। और इस झूठ की बिना पर आप कुछ चला रहे, पहले तो आप लिस्ट प्रूव कीजिए। ये मेरा केस नहीं है, ये आपका केस है। फोरबिडन एमनेस्टी ने कहा कि ये लिस्ट गलत है। एनएस ने बोला कि ये हमारे कस्टमर से इसका लेना देना नहीं है। तो आप मनगढ़ंत येलो पेजेस से कोई भी लिस्ट उठा के चलाएं और आप उसका ओनस मेरे पे डालें, ये कौन सा न्याय है जी? और मैं टेररिस्ट को पकड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करती हूं मैं आपको बताने वाली हूं क्या? क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। जब आप सरकार में थे आपको पता होगा आपने क्या क्या खरीदा। यतीन्द्र शर्मा मैं जी आज ये यतीन्द्र देखिए, पहली बात तो आप उन लोगों को किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। किसान के पास समय नहीं है जंतर मंतर आके बैठने का, वो अपने खेत में काम कर रहा है। ये आड़तियों के द्वारा चढ़ाए गए लोग हैं, क्योंकि जो चाहते ही नहीं कि किसानों को सीधे तौर पर कोई किसी भी तरीके का बेनिफिट मिले, उसको फायदा मिले। और किसी भी न्यूज एजेंसी या मीडिया को रोकने का प्रयास करना तो सबसे ज्यादा लोकतंत्र के खिलाफ है। और यही लोग हैं जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, चाहे वो इस तरीके के चीजें हों, इकोसिस्टम खड़े करने की, या बाकी लोगों के लाभ के लिए कोई और नए कानून लाने की बात हो। संजीव आपने बोला कि राज्य सरकार का जो प्रॉब्लम है वो पार्लियामेंट तक ना आए। बार बार हम लोग देख रहे हैं पेगासस लेके टीएमसी बहुत शोर मचा रहा है पार्लियामेंट में। तो ये कोई वायलेंस है जो संसद में आना था टीएमसी के भाजपा का जो संसद से स्टार्ट हुई थी, तो वो बंद करने के लिए क्या ये स्ट्रेटेजी हो सकता है? ये स्ट्रैटेजी सिर्फ वो नहीं है, ये बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जो मुझे क्रोनोलॉजी और टाइमिंग समझ आई है, वो मुझे ये भी समझ आया है कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, भारत सरकार भारतीयों के संबंधित डाटा को लेकर बहुत सीरियस है। भारत सरकार बहुत सीरियस है कि भारतीयों का डाटा सेफ्टी सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। जेपीसी ने उस पर बहुत अधिक काम किया है और वो रिपोर्ट साइंड भी पड़ी है, लेकिन वो रिपोर्ट एडॉप्ट नहीं हो पाई। और कारण उसमें कोविड रहा, इलेक्शन आए, उसके बाद कैबिनेट रीशफल की बातें रहीं, तो उस सब के चलते एक डिले हुआ। और आज अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार पढ़ें तो मनीष तिवारी जी की भी उसमें एक टिप्पणी है कि 6-7 महीने तक सरकार ने रिपोर्ट को एडॉप्ट नहीं किया या बाकी कुछ इस तरीके का। उनको ये नहीं पता कि रिपोर्ट साइंड है। एडॉप्शन मात्र एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि वो कमेटी रहेगी। एक चेयरमैन को मैं चेयर करती थी, अब मैं नहीं हूं तो कोई और उसको चेयर करेगा और एडॉप्शन के लिए उसको सर्कुलेट करेगा। तो ये कहीं मुझे लगता है कि उससे लिंक्ड है। दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर कोविड सिचुएशन को लेकर एक भयंकर नैरेटिव बनाया गया, और जैसे कि सांच को आंच किया। जब हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने लगातार दिन रात प्रधानमंत्री जी के निर्देश में काम किया, तो हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा, क्योंकि ये कल का विषय है इसलिए मैं आज दोबारा दोहरा रही हूं, ऑक्सीजन को क्राइसिस को लेकर MOS हेल्थ ने एक बयान दिया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने वालों की संख्या राज्य सरकारों ने नहीं दी है, तो हमारे पास डाटा नहीं है। अब इस बात को कैसे घुमाया जाता है कि ऑक्सीजन से मरने वाले लोग ही नहीं है, आप संसद के सदन में झूठ बोल रहे हैं। अब इसको आप सुनिए कि दो गलत काम इन लोगों ने किए, जिसको डबल जेपरडी कहा जाए या डबल डिफॉल्टर्स कहा जाए। पहला ये कि जब ऑक्सीजन की कमी देश में थी
900 मैट्रिक टन देश में ऑक्सीजन बनती थी पूरे देश में। जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो केवल 900 मैट्रिक टन थी। दिल्ली जिसमें 2.5 करोड़ लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हमें 900 मैट्रिक टन आप दे दीजिए। 970 मैट्रिक टन दिल्ली अकेले मांग रही थी। केंद्र सरकार ने कहा जी ये गलत है, ये आंकड़ा ही गलत है, 970 मैट्रिक टन आपका रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता, आपका जो सही रिक्वायरमेंट है आप बताइए। कोर्ट वोट सब दिल्ली में है, सभी लोग दिल्ली में रहते हैं। कोर्ट को भी गुमराह किया गया, एक हफड़ा तफड़ी मचा के माहौल खराब किया गया। ऑक्सीजन के सिलेंडर गायब करवा दो, कॉन्सेंट्रेटर बाजार में मत आने दो, लोग पहले से दुखी तकलीफ में हैं, माहौल, जनता का मन और माहौल को खराब किया गया। सरकार को ऑर्डर हुआ 770 मैट्रिक टन आप चोरी करके दो, उड़ा के दो, कुछ करो, आप दिल्ली को दोगे। सरकार प्रेशर में, क्योंकि केंद्र सरकार को पूरे राज्यों को देनी है, दिल्ली अकेला राज्य नहीं है, पूरे देश को सप्लाई देनी है। उन्होंने 770 मैट्रिक टन का अरेंजमेंट और डाइवर्जन किया और साथ ही केस को सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। दिल्ली के बॉर्डर्स पर टैंकर खड़े हैं, उनको नहीं पता कि हमको किधर जाना है। और 3 दिन लगातार, 4 दिन जब वो ऑक्सीजन 770 मैट्रिक टन आई तो दूसरे दिन से इन्होंने वापस करनी शुरू कर दी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप ऑक्सीजन ऑडिट करवाइए। जब पीक पे महाराष्ट्र में, यूपी में, सब बड़े राज्यों में तकलीफ थी, उनको भी 200-300 मैट्रिक टन चाहिए थी, दिल्ली को 770 क्यों दी जा रही है, उसका इंपैक्ट बाकी राज्यों पे आ रहा है। तो इन्होंने ऑक्सीजन लेने से इनकार किया, कहा वापस ले जाओ। अब ऑक्सीजन की स्टोरेज आप गठरी बांध के सर पे तो रख नहीं सकते, बोरी में बंद नहीं कर सकते। ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए आपने क्या व्यवस्था की, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने क्या व्यवस्था की, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। काम आपने कुछ किया नहीं, पता ये सब चीजें संसद में आएंगी। तो नैरेटिव घुमाओ कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। अरे भाई, मरने वालों की संख्या शमशान घाट से इकट्ठा करना आपका काम है, केंद्र सरकार का नहीं है। और इकट्ठा करके केंद्र सरकार में आपने भेजना है। इरविन हॉस्पिटल में कितनी मौतें हुई, वो डाटा एनसीटी दिल्ली के पास जाता है और एनसीटी दिल्ली बताएगी कौन हार्ट अटैक से मरा, कौन कोविड से मरा, कौन ऑक्सीजन सप्लाई की कमी से मरा। केस ऑक्सीजन रिलेटेड ऑलरेडी हाईकोर्ट में चल रहा है। तो डाटा इकट्ठा करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की, ऑक्सीजन सही तरीके से लोगों तक पहुंचे, अस्पतालों तक पहुंचे, लॉजिस्टिक चेन सही हो, वो जिम्मेवारी आपकी। ऑक्सीजन स्टोरेज की जिम्मेवारी आपकी। और आप केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जिसने पानी का जहाज, हवाई जहाज, ट्रेन, सड़कें, सब चीज का इस्तेमाल करके आपके पास ऑक्सीजन के कंटेनर पहुंचाने का काम किया। तो ये सब बात जनता के सामने ना आए। अस्पतालों की क्या हालत है वो पता ना चले। वेंटिलेटर आज तक खरीदे नहीं गए, वो देश के सामने ना आए। दवाई बनने के समय किस किस नेता ने क्या क्या झूठ बोला, वो लोगों के सामने ना आए। तो पूरा नैरेटिव को गलत रास्ते पर लेके जाना यही विपक्ष कर रहा है। और वही विपक्ष पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन भी लोगों को ना मिले उन एजेंसीज के साथ लगा हुआ है, जहां पर हम सब लोग ऐसे फोन्स इस्तेमाल करते हैं जिसको पेगासस की जरूरत नहीं है हैक होने के लिए। बहुत आसान है, ये सब फ्रॉड बातें करने की जरूरत नहीं है। वो डाटा प्रोटेक्शन ना हो, वो एप्स जो हम डाउनलोड करते हैं, वो एप्स आपकी बातें सुन रही हैं, उसके ऊपर कानून ना बने देश में। असलियत तो कुछ और है, निशाना कुछ और है, तीर कहीं और है। ये सारी कहानी वहां से। और ये वही लोग हैं जो आधा पौना डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके घूम रहे थे। लेकिन आपको डाटा प्रोटेक्शन कमेटी ने कितनी सबसे अधिक मीटिंग्स की हैं इस दौरान, सबसे अधिक घंटे बैठ के उस पर काम हुआ है। और बहुत सारे विपक्ष के लोग, मैं नाम नहीं ले सकती, सबने मिलकर ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से इस कमेटी के ऊपर काम किया है। और एक एक शब्द स्क्रीन पे लिखा गया और सबको कहा गया पढ़िए, क्या ये शब्द ठीक है, क्या ये एक्ट ठीक है, क्या ये लाइन ठीक है, कुछ भी बदलना है आप बदलिए और बहस कीजिए खुल के। इस तरीके से उसके ऊपर काम हुआ है। उसको ही डिरेल करने का काम है जी। अंतिम प्रश्न अनूप गुप्ता, 1 सेकंड। अनूप गुप्ता, 1 मिनट। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली हैं वो,
इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं, ये आपराधिक गतिविधियां हैं, और जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो भी शर्मनाक था, आपराधिक गतिविधियां थी, और उसमें विपक्ष द्वारा ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया गया। एक मिनट अब उसको छोड़ दीजिए, देखिए वो आज का विषय नहीं है, आज के विषय से संबंधित बात कीजिए। एक मिनट पूछिए आप। मुझे नहीं मालूम जी, जब सरकार में होते हैं, सरकार की क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड होते हैं, और क्लासिफाइड चीजों को हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते। मुझे नहीं मालूम, जो मेरी पे स्केल से ऊपर की चीजें मैं उसके बारे में बता भी नहीं सकती। किससे पूछेंगे? कैसे सरकार से पूछेंगे? कैसे पूछेंगे? अपना फोन आप कौन सी सरकारी एजेंसी को देंगे? मैम आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, और दुनिया में आपके डाटा के साथ क्या कुछ खेल कौन कौन लोग कर रहे हैं। ये पेगासस वगैरह, ये सब मैं कहूंगी बचकानी हरकतें हैं। आप जो फोन खरीदते हैं, आप जो उसके अंदर माइक्रोचिप डला होता है, वही सब चीजों से भी स्पाइंग होती है, और कौन लोग कर रहे हैं उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे, और वही ना बात हो इसके लिए ये सब कांड हो रहा है। सरकार के ऊपर मैम कोई ऑनस नहीं है। आप जिन लोगों ने लिस्ट को आधार बना के काम किया है, ओनस उनके ऊपर है। मैं आपका नाम नहीं जानती, लेकिन मैं आपका नाम लिस्ट में डाल दूंगी, तो आप भी स्पाइंग की शिकार हैं। बहुत जी, थैंक यू।